यहाँ पर देखो, इसके पहले का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, और हमने स्टडी की थी कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी की जरूरत क्यों पड़ी अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर के अनुसार भी उसको सोल्व किया था। अब यहाँ पर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ वन डी वेव ग्रुप। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एक विमीय तरंग समूह की रचना, एक विमीय तरंग समूह की रचना। अब जो एक विमीय जो तरंग ग्रुप समूह होता है उसको फॉर्मेशन करते हैं, तब हम देखते हैं कि जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वो के पर डिपेंड करता है। किसका एम्पलीट्यूड? ग्रुप वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड करता है? के पर। तो इसलिए उसकी जो वेव फॉर्म है उसको हम लिख सकते हैं ए के इक्वल टू ई की पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो जो इसकी वेव इक्वेशन है इसको यहां पर आप कर सकते हो वेव इक्वेशन। इस वेव इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हो आप? साई एक्स टी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ए की ई की पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के। प्रोपोर्शनलिटी है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया 1/√पाई 2 पाई, ये एक फॉर्म हो गई। अब यहां से हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से हमें जो पहले से पता है कि जो के है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ओमेगा पर। के किस पे डिपेंड कर रहा है? ओमेगा पर। तो इसको हम टेलर फॉर्म से जब एक्सटेंड करेंगे, टेलर फॉर्म से एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा के इक्वल टू ओमेगा के इक्वल टू के जीरो प्लस के माइनस के जीरो डी ओमेगा बाई डी के इक्वल के बराबर जीरो प्लस के माइनस के जीरो का होल स्क्वायर फैक्टोरियल डी ओमेगा बाई डी के का डी टू ओमेगा बाई डी के स्क्वायर के इक्वल टू जीरो। ये एक इसका टेलर थ्योरम हो गई। अब हायर टर्म को नेगलेक्ट करते रहेंगे क्योंकि मिनिमम मान रहेगा, तो नेगलेक्ट करने के बाद जो ये थर्ड वाली टर्म्स है वो नेगलेक्ट हो जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा के इक्वल टू के जीरो प्लस के माइनस के जीरो डी ओमेगा बाई डी के। अब ओमेगा के इक्वल टू के जीरो को हम ओमेगा जीरो मान के चल रहे हैं। डी ओमेगा बाई डी के हमारे को पहले से पता है कि ये ग्रुप वेलोसिटी के बराबर होता है। तो इस मान को हम इक्वेशन 2 हमारे पास आई उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने पुट कर दिया। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने के बाद हमने यहाँ पर एक प्लस के जीरो एक्स माइनस के जीरो एक्स कर दिया। तो जो हमारी टर्म्स आ गई इसके साथ इसको ले गए तो के माइनस के जीरो एक्स हो गया, ये यहाँ पर लिख दिया हमने। ये क्या हो गया? के जीरो एक्स माइनस ओमेगा जीरो टी 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के ई की पावर आइटा के माइनस के जीरो एक्स माइनस वी जी टी ई की पावर आइटा के जीरो एक्स माइनस ओमेगा टी टी। ये इसकी कैलकुलेशंस हो गई। अब ये जो पूरी टर्म्स है यहां से लेके यहां तक ये किसके बराबर मान ली? एफ एक्स टी के बराबर। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? साई एक्स टी इक्वल टू एफ एक्स टी ई की पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, जहां पर एफ एक्स टी बराबर क्या हुआ? 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के ई की पावर आइटा के माइनस के जीरो एक्स माइनस वी जी टी। ये एक टर्म्स हो गया हमारे पास। तो ये जो टर्म्स आई यहां पर लास्ट वाली जो इक्वेशंस आई, अब यहां लिख लो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 जो होती है वो एक विमीय तरंग समूह के लिए विस्थापन समीकरण कहलाती है। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 3 है वो एक विमीय तरंग समूह के लिए विस्थापन समीकरण कहलाती है, जबकि जो इक्वेशन नंबर 4 है वो तरंग समूह के बाहरी आवरण के लिए, जो तरंग समूह पूरा बनाया हमने 10 मिलाई 20 मिलाई 30 मिलाई, उस तरंग समूह के जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी आवरण मतलब जो बाहर की जो उसकी वेव होती है उसके लिए क्या कहलाती है? विस्थापन समीकरण कहलाती है। इन दिस सिचुएशन, इस कंडीशन के अंदर हम क्या कह सकते हैं? के जीरो एक्स माइनस ओमेगा जीरो टी इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट हो गया, वेव इक्वेशन होगी तो फेज कांस्टेंट होगा। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो गया के जीरो डी एक्स बाई डी टी माइनस ओमेगा जीरो बराबर 0। तो डी एक्स बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा जीरो बाई के जीरो। तो वी जी बराबर क्या हो गया? ओमेगा जीरो के जीरो।
ठीक। इसी प्रकार से हम बाहरी आवरण के लिए बात कर रहे हैं, तो बाहरी आवरण के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, फेज क्या होगा यहाँ पर बाहरी आवरण के लिए, बाहरी आवरण के लिए फेज क्या होगा, k माइनस के जीरो एक्स माइनस VGT इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, k माइनस के जीरो तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये हो गया आपके पास dx बाई डी टी माइनस VG इक्वल टू जीरो। तो k माइनस के जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू वी जीरो इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। तो दोनों फेज के लिए हमारे पास वेलोसिटी आ गई, दोनों फेज के लिए हमने वेलोसिटी निकाल ली। अब ये तो हमारे हो गया पोजीशन के रेस्पेक्ट में। अब इसको अगर हम मोमेंटम के रेस्पेक्ट में बात करें, ये सेम कैलकुलेशन रहेगी, लेकिन मोमेंटम के केस में हम क्या देखते हैं, जो मोमेंटम होता है वो एनर्जी डिपेंडेंट होता है। मोमेंटम किस पे डिपेंड होता है, एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। या हम कह सकते हैं कि जब मोमेंटम के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो यहां पर है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ मोमेंटम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन displacement equation in form of momentum। समवेग समष्टि के रूप में विस्थापन समीकरण। तो जब कोई तरंग समूह होता है, वो तरंग समूह के अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है, तरंग समूह का जो एम्पलीट्यूड होता है वो अगर मोमेंटम डिपेंडेंट हो, संवेग के ऊपर निर्भर करता हो, तो हम जो इक्वेशंस होती है उसको लिख सकते हैं ए पी ए की पावर आयोटा पी बाई एच क्रॉस एक्स माइनस ई बाई एच क्रॉस टी। ओके, नाउ वेव इक्वेशन। Now wave equation can be written as psi x की जगह क्या आ जाएगा, p t। किस पे ऊपर डिपेंड हो गया, ये psi के ऊपर डिपेंड हो गया, या इसको x की फॉर्म में भी लेके सकते हैं, x पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया x प्रोपोर्शनल टू e की माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए की पावर आयोटा p बाई एच क्रॉस एक्स माइनस ई बाई एच क्रॉस टी dp। क्या हो जाएगा, ये dp की फॉर्म में हो गया। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो आप, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दो, तो साई एक्स टी इक्वल टू 1/2 पाई एच क्रॉस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए की पावर आयोटा एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी डी पी। इक्वेशन नंबर कर दो इसको 1। यहाँ से क्या हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से हम क्या देख रहे हैं, जो P है वो किस पे निर्भर कर रहा है, E के ऊपर, या हम कह सकते हैं E P के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो E की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम, फ्रॉम
equation 1 we can see that from equation 1 we can see that E is depends on P. So from टेलर थ्योरम क्या हो जाएगा, E बराबर P0 प्लस P माइनस P0 dE बाई dP, P इक्वल टू P0 प्लस P माइनस P0 का होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल D2E बाई dP स्क्वायर, P इक्वल टू P0 on neglecting हायर टर्म, जो हायर टर्म है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू P0 प्लस P माइनस P0 डी बाई dP, P इक्वल टू P0, लेट E P इक्वल टू P0 बराबर E0 एंड dE बाई dP, P इक्वल टू P0 बराबर Vg। सो इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगी आपके पास 2। नाउ इक्वेशन 2 become, क्या हो गया ये, E इक्वल टू E0 प्लस P माइनस P0 Vg। इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग 3 in 1, यूजिंग 3 in 1, 3 को किस में यूज करो, एक के अंदर यूज करो, तो ये हो गया आपके पास साई एक्स टी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एच क्रॉस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर आयोटा एच क्रॉस ये हो गया आपके पास पी एक्स माइनस E0 प्लस P माइनस P0 Vg t dP। पी एक्स ए ठीक है। तो पहले जैसे हमने कैलकुलेशन की थी, पहले वाली कैलकुलेशन में क्या था, साई एक्स टी 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एच क्रॉस 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एच क्रॉस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर आयोटा एच क्रॉस, ये हो गया आपके पास पी एक्स माइनस E0 टी माइनस P माइनस P0 Vgt, तो यहाँ पर एक कर दिया हमने P0x प्लस माइनस P0x dP।
P0x ठीक, तो इसको उसी फॉर्म में लिख दो, बराबर 1/√2πh क्रॉस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू दी पावर आयोटा h क्रॉस। इसको तो एज इट इज रहने दो। अंदर क्या आ जाएगा, ये हो गया आपके पास p माइनस P0 x, ठीक, माइनस p माइनस P0 VGT dp, और इसके साथ में हमारे पास एक टर्म और आ जाएगी e की पावर आयोटा h क्रॉस। एक टर्म क्या बच गया हमारे पास, P0x माइनस E0t, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर क्या हो गई है 4, e की पावर आयोटा h क्रॉस p माइनस P0x माइनस p माइनस P0 VGT dp e की पावर e आयोटा h क्रॉस P0x माइनस E0t हो गया। तो सेम इक्वेशन होगी पहले जैसी, तो ये क्या हो जाएगा साई एक्स टी बराबर एफ एक्स टी ए की पावर आयोटा h क्रॉस P0x माइनस E0t, ये तो क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, और एफ एक्स टी का मान क्या हो गया 1/√2πh क्रॉस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर आयोटा h क्रॉस p माइनस P0, अंदर क्या आ जाएगा x माइनस VG t dk, ये क्या कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर आउटर सरफेस, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर आउटर सरफेस। तो ये से सिमिलरली दोनों एक जैसी ही है, बस आपको वैल्यू ध्यान रखना है, वहाँ ओमेगा के पर निर्भर कर रहा था या ई पी पर निर्भर कर रहा है, दो ही चीज़ों का अंतर है, बाकी सब सेम है, कैलकुलेशन सेम है दोनों की, फॉर मोमेंटम फॉर पोजीशन दोनों के लिए चीज़ें सेम है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, वही चीज़ हो जाएगी जब हम फेज वेलोसिटी के बाद में बात करेंगे, तो फेज का मान क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। जब ग्रुप वेलोसिटी की बात करेंगे तो आउटर सरफेस के लिए जो फेज का मान है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन आई थी उसके अंदर क्या था P0x फॉर फेज वेलोसिटी, फॉर P0x माइनस E0t इक्वल टू कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा P0 dx बाई dt माइनस E0 बराबर 0, तो dx बाई dt बराबर क्या हो जाएगा E0 अपॉन P0, ठीक है, E0 अपॉन P0। और ग्रुप वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा P माइनस P0, P माइनस P0 और x माइनस VGT इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया कांस्टेंट क्वांटिटी, ये हो गया आपके पास dx बाई dt माइनस V0 इक्वल टू 0, P माइनस P0 डज नॉट इक्वल टू 0, तो dx बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा Vg, जो कि हमने किसके बराबर माना है d बाई dp।
तो दोनों डिपेंडेंट है, उसके अंदर डी ओमेगा बाई डी के था और यहाँ पर डी बाई डी पी है। तो दोनों फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी आपके पास जनरेट हो गई है। तो दोनों केस में आपको ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बारे में याद रखना है, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी आ सकता है ये चीज़। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो अगर ओमेगा के पर डिपेंडेंट हो तो ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, फेज वेलोसिटी क्या होती है, और अगर एनर्जी मोमेंटम डिपेंडेंट है वहां पर तो क्या था, जो ओमेगा था वो के डिपेंडेंट था, जबकि यहां पर क्या है, जो ई है वो किस पे डिपेंडेंट है, पी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दोनों जगह आपको फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का अलग अलग मान मिला और ये दोनों मान आपको याद रखना है, ठीक।